हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लांट इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट कम्युनिटी। हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है हमारे पास 4-5 क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं हमारी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर से और थ्योरी में भी। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप इसी चीज़ को जो है प्रैक्टिकल में भी लिख सकते हैं और थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डेंसिटी से। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी होती है नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, इसको डेंसिटी बोलते हैं। अब कुछ हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, इनको हमें पढ़ना है। वो है हमारे पास डेंसिटी गवर्निंग फैक्टर। डेंसिटी गवर्निंग फैक्टर होते हैं जो उनके ऊपर हमारी डेंसिटी डिपेंड करती है, जो प्लांट की डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंसिटी गवर्निंग फैक्टर। लाइट होगी, रेनफॉल, सॉइल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन रिएक्टिव फैक्टर्स, जिनका हमारी डेंसिटी के ऊपर कोई भी, प्लांट की डेंसिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो कौन से? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, वो ज़्यादा हो कम हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे प्लांट्स के ऊपर। अब बच्चों इंपॉर्टेंट आता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम अपनी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी कैलकुलेट होती है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। आप देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल में भी इसको ऐसे बना सकते हो। ये हमारे पास क्या है? ये है सैंपल। ठीक है, इसको सैंपल का मतलब क्या होता है बच्चों? हम लोग जो है वो किसी फील्ड विजिट पे जाएंगे, ठीक है, किसी ग्राउंड में चले जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे और सैंपल लेंगे। हम इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, धागा से जो है मेज़र करते हैं। ठीक है, सैंपल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 10 हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं अलग अलग प्लांट्स के, कि एक सैंपल है हमारे पास, जैसे ये वाला हमारे पास बॉक्स है, इसके बीच में कितने रोजेज हैं, ठीक है, कितने इसमें टूलिप है हमारे पास, इस बॉक्स में कितने हैं, इस बॉक्स में कितने, ऐसे जो है धागे से मेजर करके बॉक्स बनाते हैं, सैंपल बोलते हैं, जिसको सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो 10 सैम्पलिंग यूनिट लिए, उसमें रोज़ कितने हैं? पहले वाले सैंपल यूनिट में हमारे पास 3 रोज़ हैं, दूसरे वाले में हमारे पास नहीं है कोई भी रोज़, तीसरे में 2 हैं, चौथे में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में हमारे पास 1 रोज़ का है। ठीक है, टूलिप का भी ऐसे और मैरीगोल्ड भी हमारे पास ऐसे और डालिया भी है। 4 प्लांट यहाँ पे हमने लिए हुए हैं और इनका यहाँ पे टोटल किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब इस पूरे इस पेज से ही आपका सारा का सारा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो निकलेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, समझते हुए बच्चों करना। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम सिंपल। डेंसिटी का क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं टूलिप के बारे में। ठीक है, टूलिप का मैंने वहाँ लिखा है। तो टूलिप में हमारे पास कितने हैं पूरे? यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये पूरे कितने बन गए हमारे पास? 14। तो पूरे 14 हमारे पास यहाँ पे टूलिप हो गए। और टोटल कितने सैंपल लिए हैं हमने? 10 सैंपल लिए हैं, तो वही चीज़ लिखनी है। ठीक है, ऊपर क्या लिख दिया हमारे पास? टोटल टूलिप कितने मिले हैं हमारे पास? 10 हमारे यहाँ पे सैंपल हैं और टोटल टूलिप कितने हैं? 14, तो 10/14। ठीक है, तो ये आ गई 1.4 इसकी डेंसिटी, टूलिप की डेंसिटी हो गया। अब रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी की एक बहन होती है रिलेटिव डेंसिटी, उसको समझते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, पहले इसको पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑन सैम्पलिंग यूनिट, ये तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि कोई भी हमारे पास स्पीसीज है, जैसे रोज़ का लिया है यहाँ पे, कि कितने हमारे पास रोजेज प्रेजेंट है, जितने भी सैंपल लिए ना हमने बॉक्सेज में, इनमें सभी में टोटल कितने गुलाब के फूल प्रेजेंट है, पेड़ 11। ठीक है, तो हमने लिख दिया 11 यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल द स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट। अब यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हमारे पास हैं, यहाँ 4 स्पीसीज हैं, उनके कितने कितने प्लांट इन सभी सैम्पलिंग यूनिट में प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितने सैम्पलिंग यूनिट है? 10 सैम्पलिंग यूनिट है, जिसमें 4 हमने प्लांट लिए और टोटल ये सारे के सारे प्लांट हैं कितने? 55। ठीक है, क्या किया हमने? कितने हमारे पास जो सैंपल है वो ले लिए और टोटल कितने सैंपल है, तो वो हो जाते हैं हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। ये ज़्यादा लार्ज स्केल में होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटू 100, तो कितनी आ गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी? 20। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैंने काफ़ी ईजी में आप समझाने की कोशिश की है। क्या किया हमने? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट, गुलाब कितने हैं पूरे के पूरे सभी सैंपलों में? 11। और सारी की सारी स्पीसीज इन जितने भी हमारे सैंपल है उसमें पूरे प्लांट हमने कितने गिने? तो वो 55 है, इंटू 100, तो हमारा कितना आ गया? 20। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई? 20। तो बच्चों डेंसिटी कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच अ स्पीसीज अकर। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट
कितने नंबर ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें जो स्पीसीज हमारी प्रेजेंट है इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। हमने टोटल कितने सैम्पलिंग यूनिट स्टडी किए, ये हमारे सैंपल है 10 सैंपल हमने स्टडी किए हैं। टूलिप का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो टूलिप किस किस में प्रेजेंट है, कितने सैंपलों में टूलिप प्रेजेंट है और कितनों में नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास जो सैंपल है उनमें टूलिप प्रेजेंट है। ठीक है, बाकियों में नहीं है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि टूलिप हमारे पास 7 सैंपल में प्रेजेंट है, 7 सैंपल में टूलिप प्रेजेंट है। अपॉन टोटल हमने कितने सैंपल स्टडी किए हैं 10 इंटू 100, तो कितने आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई टूलिप की 70%। देखो मैं एक एक एग्जांपल समझा रही हूँ एकदम इजी करके, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं, कितनी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बहन आ जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जहाँ भी रिलेटिव टर्म लग जाएगी ना बच्चों, मतलब वो लार्ज स्केल में हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द स्पीसीज इंटू 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा 100 कर देंगे हम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी आई है 70%। आप ऐसे सबकी ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है ऐसे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने रोज़ की फ्रीक्वेंसी निकाली है, टूलिप की निकाली है, मैरीगोल्ड की निकाली है और डालिया, सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल के रख ली है। ठीक है, तो कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है, रोज़ की 50, इसकी 70, आप भी ऐसे निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो क्या बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पीसीज। हमने फिर से टूलिप ही ले रहे हैं, यहाँ पे कितनी है टूलिप की फ्रीक्वेंसी 70, और टोटल फ्रीक्वेंसी सभी स्पीसीज की कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास 230। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.2% हमारे पास आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टूलिप की, आप सभी की निकाल सकते हो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीसीज अकर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन विच ऑल द सैम्पल यूनिट्स, कितने हमारे पास, हम टूलिप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कितने टूलिप प्रेजेंट है टोटल हमारे पास, जितने भी हम 10 सैंपल लिए उनमें टोटल कितने टूलिप है, 14 टूलिप हमारे पास प्रेजेंट है। अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारे पास, अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीसीज अकर। इनमें से कितनों में से अक्कर है, 10 में से कितने में अक्कर है 7, ओनली 7, तो इसको कर देंगे हम। तो हमारे पास अबंडेंस कितनी आ गई इसकी हमारे पास 2। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है रिलेटिव अबंडेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे एक फॉर्मूला है जो इससे निकलता है। इसमें हमारे पास क्या होता है अबंडेंस ऑफ स्पीसीज, आप सभी स्पीसीज की ऐसे अबंडेंस निकाल सकते हैं, और टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अबंडेंस ऑफ टूलिप कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाकी सबकी निकालने के बाद जो आएगा टोटल वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई अबंडेंस। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों का इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, जिसमें हम सम करते हैं सभी रिलेटिव्स का, कौन किस रिलेटिव्स का, रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और रिलेटिव अबंडेंस का। ठीक है, जो सारे रिलेटिव्स इकट्ठे करके इनका सम कर दिए तो वो बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हमने पीछे निकाली है, फ्रीक्वेंसी अबंडेंस सबको निकाल के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है कवर। कवर क्या होता है हमारे पास, कवर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑक्युपाइड बाय फोलियर स्टेम एंड इन्फ्लोरेंस ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, हमने कैनोपी पढ़ी थी प्लांट्स की। ठीक है, जैसे ये हमारा प्लांट है, देखो आपने ये बात तो सुनी होगी कि जितना प्लांट हमारा ऊपर होता है, ठीक है, जैसे इसकी ब्रांचेज यहाँ यहाँ यहाँ, इसकी ब्रांचेज जितनी ऊपर होंगी हमारे पास फैली, उतनी इसकी रूट डीप होगी। इतने तक इसकी ब्रांचेज हैं तो इतनी तक इधर इसकी रूट होगी। ठीक है, जितनी इसकी हाइट ऊपर को होगी उतनी डीप इसकी रूट होती है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो कवर क्या हो गया हमारे पास, जिसमें हम स्टडी करते हैं कैनोपी के लेवल की। ठीक है, जब हम ऊपर से देखते हैं किसी प्लांट को तो हमें कितनी उसकी कैनोपी नजर आती है, उसको हम कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, कैनोपी कवर। अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास कौन कौन सी। पहली हमारे पास है हर्बेस कवर। इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं हम द कवरेज ऑफ ग्राउंड बाय स्टेम एंड लीव्स, कि जो हमारे पास जैसे यहाँ तक का ग्राउंड है ये कवर है हमारे पास स्टेम और लीव्स। जैसे हमारा ये प्लांट है तो ये प्लांट इसका नीचे तक कितना एरिया कवर हो जाएगा, इतना इतना एरिया, तो ये आ जाएगा इसका हर्बेस इधर से ऐसे या। ठीक है, तो ये वाला इतना एरिया क्या आ गया इसका हर्बेस कवर, कि कितना उसने एरिया कवर करके रखा है। अब आता है वेसल कवर। तो वेसल कवर क्या होता है, वेसल कवर में हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। ठीक है, यूनिट है मेजरमेंट का, यूज इन फॉरेस्ट्री एंड लैंड मैनेजमेंट, दैट रेफर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्री ट्रंक एंड स्टेम बाय ब्रेस्ट हाइट। एक टर्म आ गई ब्रेस्ट हाइट। देखो ये हमारे पास प्लांट है, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया। अब इस प्लांट को हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को नापते हैं ऊपर की तरफ को, स्टेम की हाइट को। जब वो आते हैं ना पेड़ों का काटने वाले, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, या फिर फॉरेस्ट वाले भी, तो वो देखते हैं कि हमारा पेड़ कितना चौड़ा है। ठीक है, उसकी बारे में पता लगता है कि हमारा प्लांट की जो स्टेम है वो कितनी मोटी है, ऐसे समझ लो इसको। तो क्या हो गया हमारे पास बेसल एरिया क्या होता है हमारे पास, इसमें हम मेज़र करते हैं अपना जो हमारा स्टेम है प्लांट की,
एट ब्रीस्ट हाइट। तो ब्रीस्ट हाइट क्या होती है हमारे पास, ग्राउंड से 4.5 फीट, ग्राउंड से 4.5 फीट के ऊपर हम जाके उस पेड़ की जो गोलाई है उसको नापेंगे, ठीक है। उसका जो डायामीटर है उसको हम चेक करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेसल कवर। अब लास्ट है हमारे पास डोमिनेंस। तो डोमिनेंस होती है हमारे पास वेसल एरिया इज एन इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस। जब हमारे पास बेसल एरिया हायर होगा तो हमारे पास ज़्यादा होगी डोमिनेंस ऑफ द स्पीसीज। जिसका बेसल एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, ये वेसल कवर है हमारे पास, इस तरह से वेसल एरिया होता है, कितने एरिया में वो हमारे पास स्पीसीज है उतनी उसकी डोमिनेंस होगी। किसी एक एरिया में, मान लो ये वाला जो हमारा एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास चंदन लगा है, तो इस एरिया में चंदन की डोमिनेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, तो ये डोमिनेंस हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा का पूरा। अब हमारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। बस बच्चों अब एक बच्चा सिंथेटिक कैरेक्टर और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत की है मैंने बनाने में, समझाने में, मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बच्चों कोई डाउट है ना तो आप ज़रूर पूछना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम जस्ट आपकी हेल्प करना है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है और पीडीएफ आपको सारे के सारे चैप्टर की जो है हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी की, टैक्सोनॉमी की सभी पीडीएफ्स जो है अवेलेबल है, आप किसी को भी देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम नेक्स्ट सिंथेटिक कैरेक्टर्स पढ़ें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप देख सकें। थैंक यू।